सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बेस पे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया होगा, तो उसमें देखो क्या बोला है, उन्होंने आपको दो जो अलग अलग एक्सप्रेशन है वो दिए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए वाले एक्सप्रेशन में उन्होंने देखो क्या लिखा है, पावर्स के टर्म में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 क्यूब है, इंटू 3⁴ लिखा हुआ है, इंटू 5⁵ इंटू 7, ठीक है। तो ये एक नंबर है, मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स में लिखा हुआ है। और दूसरा बी है जो, वो भी उसी तरीके से टर्म्स में लिखा हुआ है, 2⁴ इंटू 3² इंटू 5 इंटू 13। और आपको बोला है कि ये ए और बी दोनों का एचसीएफ निकालो, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये सम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो आपके कॉमन है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो 2⁵ एक ए में लिखा हुआ है और बी में क्या लिखा हुआ है, 2⁴, ओके। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास 2⁵ है, ओके, और 2⁴ भी प्रेजेंट है। तो इसमें से इन दोनों नंबर्स में से मैं किस नंबर को कॉमन ले सकता हूँ, राइट। जैसे कि 2 क्यूब है और 2⁴ है, ओके। तो अभी इसमें से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, ये 2⁴ मतलब क्या है, देखो 4 बार 2 है, ओके। और 2⁵ का मतलब क्या होता है, 3 बार 2, ओके। अभी 3 बार 2, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन से आपको कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 2 जो है वो कॉमन है, राइट। तो इसीलिए इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी 2⁵, ओके। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का है कि आपको इन दोनों में ये देखना है कि कौन सा पार्ट कॉमन है और वही आपको लिखना है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को कॉमन फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। तो अभी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो आपका यही आएगा। फिर अगर हम लोग इसी तरीके से प्रोसेस करते जाएंगे तो देखो आपको ए में 3⁴ दिया है और बी में 3⁵ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि 3⁴ आपको एक में दिया है और एक में दिया है 3⁵, दैट इज 3²। अभी मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें 2 बार 3 होगा, इसमें 4 बार 3 होगा, ठीक है। तो ये जो 2 बार 3 वाला है वही क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉमन जो है वो क्या हो जाएगा, 3², ओके। इसी तरीके से अगर आप 5 में देखोगे तो देखो एक है 5⁵, दूसरा है सिर्फ 5 मतलब 5⁵1, ओके। अभी उसमें भी आप अगर कॉमन देखने चाहोगे तो क्या आएगा, यस 5⁵1 मतलब एक 5 है वही कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 5⁵1 मतलब 5, ठीक है। ये कॉमन आ गया। अभी देखो 7 और 13 लिखा हुआ है, तो क्या 7 और 13 में कुछ भी कॉमन है, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 और 13 में सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, तो इंटू 1 करने से कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोगों को याद रखना है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में वही फैक्टर्स आपके आएंगे जो कॉमन है और हाईएस्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा है क्या, नहीं, वैल्यूज दी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिकोड कर लेंगे। तो 2 क्यूब का क्या होता है 8, 3² का क्या होता है 9 एंड 5⁵1 इज 5। तो देखो आप डायरेक्टली ओरली इसको डिटरमाइन कर सकते हो। 8 9 जा 72, 72 5 जा कितना होगा, तो जल्दी से कैसे करना है, पहले मैं 72 इंटू 10 कर लूंगा, 720 हो जाएगा, और लेकिन इंटू 5 करना है तो आधा कर लूंगा, तो 720 का आधा कितना हो जाएगा 360। तो इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 360, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा कि 360 जो वैल्यू है वो आपके सी वाले ऑप्शन में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका वैल्यू फाइंड आउट किया 360, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही देखना है कि जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स है वो आपको लिखने हैं, ओके। और यही आपके जो कॉमन फैक्टर्स लिखते जाओगे तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 892, 1207, 1459 लीविंग द सेम रिमाइंडर 10 इन द ईच केस इज हाउ मच, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है जो इन 3 नंबर्स को 892, 1207, 1459 इन तीनों को डिवाइड करता है और डिवाइड करके कितना रिमाइंडर देता है 10, ओके। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अभी देखो जो टाइप है आपके क्वेश्चन का वो आपको समझना है।
जहां पे भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा है प्रॉब्लम में, वो किसका प्रॉब्लम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, HCF का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे तो अभी समझ रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पूछा होगा, वहाँ पे HCF आएगा, जहाँ पे भी लीस्ट पूछा होगा वहाँ पे आपका LCM आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग LCM का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अगले इसमें ही डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग पूरा HCF का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो HCF में आपको सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है मतलब HCF का लॉजिक यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको रिमाइंडर के टर्म में दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 892, 1207 या 1459 इसका HCF आपको नहीं निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस नंबर एंड देन इट विल लीव द रिमाइंडर व्हाट 10, ओके। मतलब आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जिससे अगर मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूंगा, जो भी 892 वगैरह है, तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए, 10 रिमाइंडर मिलना चाहिए, ओके। तो एक्चुअल में वो नंबर कितना होना चाहिए, जैसे कि अगर 892 है और इसमें मुझे 10 का रिमाइंडर चाहिए, राइट, तो वो मुझे नंबर कितना लेना पड़ेगा, यस डेफिनेटली इट शुड बी 882। ये लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर मैं 882 को डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे 10 का रिमाइंडर मिलेगा, राइट। और यही लॉजिक उन्होंने वहां पे बोला है कि हमेशा अगर मैं किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर से इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे 10 का रिमाइंडर मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जो डिवाइड करना है वो कौन सा नंबर है, 882, ओके। और इसी तरीके से जो बाकी के भी नंबर्स है तीनों, उसका भी आपको इसी तरीके से लॉजिक लेना पड़ेगा। जैसे कि 1207 बोला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 1207 से 10 कम लेना पड़ेगा, तभी आपको 10 का रिमाइंडर मिलेगा, राइट। तो 1207 से अगर मैं 10 पीछे जाऊंगा तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, वो आएगा 1197, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, देखो 1459, तो उसको मुझे कितना लेना पड़ेगा, दैट शुड बी 1449, ओके। तो ये तीन जो नंबर्स है आपके, इसका मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर्स दिए हैं उसका डायरेक्टली HCF नहीं निकालना, क्योंकि उन्होंने आगे कहा भी है कि 10 का रिमाइंडर रहना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इस नंबर को डिवाइड करके 10 का रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर्स है इसका मुझे HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड जो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया था वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डेफिनेटली यूज आ रहा होगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वही आपके यहाँ पे यूज होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि नंबर्स थोड़े से बड़े हैं और आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही 3 और 9 वाला रूल चेक कर लेते हैं। तो देखो 8 और 8 16, 16 + 2 18, 9 से डिविजिबल हो रहा है। अगेन 1 1 2 11 एंड 7 18, अगेन 9 से डिविजिबल हो रहा है। अभी देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 एंड 9 18, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो तीनों के तीनों क्या है, 9 से डिविजिबल है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसमें से एक फैक्टर कौन सा होगा, 9 तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे मुझे नहीं पता, लेकिन 9 तो होगा ही होगा, राइट। अभी अगर जब यहाँ पे 9 होगा तो देखो कौन कौन से नंबर्स आपके पास बचेंगे, 9 9 = 81, देन 9 8 = 72, ठीक है। देन यहाँ पे 9 1 = 9, ठीक है। देन 9 3 = 27 एंड देन अगेन 9 3 = 27, ओके। अभी यहाँ पे देखो 9 1 = 9, देन 9 6 = 54, अगेन 9 1 = 9, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे और ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो आपका आंसर यहीं पे आ गया है, आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, देखो आपका जो ये जो आंसर आया वो कितना आया है, 9। इसके आगे भी आ सकता है क्योंकि हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ये डिविजिबल हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये इसके बेसिस पे, इस फैक्टर के बेसिस पे ये डिटरमाइन कर सकता हूं कि मेरा आंसर जो है वो क्या होगा। अभी देखो ऑप्शंस क्या है, 64, 63, 156 एंड 260, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी उसमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 63 है, ओके। और हम लोगों को सबको पता है 63 क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। अभी मुझे बताओ कि अगर 63 9 का मल्टीपल है और बाकी आपके ऑप्शंस में आपको कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो इतनी बात तो क्लियर है सिंपल सी कि वही जो एक ऑप्शन है आपका वही सही आंसर होना चाहिए। आगे मैं सॉल्व करूंगा तो जो भी आगे मुझे नंबर्स मिलते जाएंगे वो क्या होंगे, 9 के मल्टीपल्स ही होंगे, क्योंकि 9 इज वन ऑफ द फैक्टर्स इन इट, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरा आंसर होगा इसका HCF का वो क्या होगा, 9 के मल्टीपल्स में ही आता जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में 9 का मल्टीपल कोई भी नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ 63 ही दिख रहा है, तो वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम में बी को ऑप्शन को मार्क कर सकता हूँ, वही आपका सही आंसर होगा। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको
एक फैक्टर मिल गया है, तो इसका मतलब वही है कि अगर 9 है तो डेफिनेटली 9 अगर दोनों में कॉमन मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, इसका मतलब जो HCF है उसमें भी क्या होगा, 9 के मल्टीपल्स का ही आंसर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो भी आपको 63 मिलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको यही तक स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 98 है, 133 है और 161 है, इसमें मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कॉमन नंबर होगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी टेबल्स का लॉजिक याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे नंबर्स अगर आप देखोगे 7 से डिविजिबल है। कैसे, अभी देखो 98 अगर मैं लूंगा तो मुझे पता है कि मैं 14 7 उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 133 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यस 133 जो है आपका किसका मल्टीपल होगा, 19 का। ठीक है, 19 7 133, और ये जो 161 है वो क्या है, 23 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देखो 14 19 एंड 23, और ये आपका 7 भी क्या हो गया, और एक आपका कॉमन फैक्टर आ गया। अभी देखो 14 19 और 23 इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है, और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 9 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा, यस दैट विल बी 63, जो आपने पहले भी स्मार्ट वर्क से फाइंड आउट कर लिया था। ओके, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम अगर बचाना है एग्जाम में तो आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो, और ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर 9 है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो 9 के मल्टीपल्स में ही आएगा। ओके, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिया हो जो 9 का मल्टीपल है, बाकी के 9 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे के सारे ऑप्शंस 9 के मल्टीपल्स में ही दिए तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप परफॉर्म करके एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके SSC वगैरह के जो एग्जाम्स है वो इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ये जो टाइप है क्वेश्चन का वो याद रखना है, और उसका स्टेटमेंट किस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न का है, सिर्फ उसमें जो रिमाइंडर है आपका वो लास्ट, इसमें रिमाइंडर आपको 10 सभी के लिए कॉमन दिया था। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग रिमाइंडर्स उन्होंने बताए। ठीक है, सेम प्रोसीजर करनी है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 242 447 635 लीविंग द रिमाइंडर 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, देखो रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब अगर मैं 242 को डिवाइड करता हूं तो मुझे 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, अगर मैं 447 को डिवाइड करता हूं तो मुझे 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 635 को डिवाइड करता हूं तो 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। ये उस स्टेटमेंट का मतलब है। ओके, तो प्रोसीजर सेम होगी, सिर्फ वहां पे जो पिछला सम था उसमें आपको कॉमन रिमाइंडर दिया था, इसीलिए हम लोगों ने सबसे क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिए। अभी यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग माइनस करने पड़ेंगे, जैसे कि 242 से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 4, क्योंकि मुझे उतना रिमाइंडर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा नंबर 242 है और अगर मुझे रिमाइंडर जो है वो 4 रखना है, तो सिंपल सी बात है मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, यस 238 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अभी इसी तरीके से हम लोग आगे के भी नंबर्स के लिए करते जाएंगे, जैसे कि 447 है उसमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा नंबर क्या होगा, 442, राइट। तो बहुत इजीली हम लोगों ने ये भी डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट वही बोला है 635 के लिए कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 6, तो सिंपल सी बात है वो नंबर क्या होना चाहिए, 629। तो अभी आपको जो HCF है वो ये नंबर्स का फाइंड आउट नहीं करना था 242 का, आपको ये नंबर्स का फाइंड आउट करना था, क्योंकि उनको रिमाइंडर दिया है उन्होंने कि रिमाइंडर उनका बचना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग HCF जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो हर बार HCF में आपको जरूरी नहीं कि आप डिविजिबिलिटी रूल से ही निकालो। ठीक है, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसका भी आप ऑप्शंस का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जो प्रॉब्लम्स देखे उसमें डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल से हम लोगों को डिटरमाइन करने ईजी हो रहा था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 5 और 8 है 13, तो डेफिनेटली 3 और 9 से तो डिविजिबल है नहीं। तो ऐसे अगर आप अलग अलग इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल हमेशा चेक करते रहोगे तो थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ऑप्शंस के मेथड का यूज है, ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग एक एक ऑप्शन रख के यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल करता है। ठीक है,
क्योंकि देखो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज योर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा जो इन तीनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, ओके। और इसमें हम लोग एलिमिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको एक भी ऐसा नंबर मिल गया जो इसमें से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आप उस ऑप्शन को वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जो तीनों को कंप्लीटली डिविजिबल करे। तो ठीक है, तो अगर एक को भी अगर उसने डिवाइड नहीं किया तो वो आपका ऑप्शन सही आंसर हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग वही जाके चेक करेंगे। तो देखो ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या कह रहा है, 11। तो अगर मैं यहाँ पे 11 रखता हूं तो देखो 11 से क्या 238 कट होता है क्या, ये पहले मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो देखो 11 2 जा 22, ओके, वो तो कट हो गया, एक रिमाइंडर बचा और उसके आगे क्या है 18। तो 11 से 18 कट होगा क्या कंप्लीटली, नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा 11 आंसर हो सकता है क्या, नहीं। तो 11 आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग ऑप्शंस के लिए चेक कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 13, तो चेक करो 13 से ये डिवाइड होता है क्या, ओके। अगर मैं 13 यहाँ पे रखूंगा तो देखो पहला कट जो जाएगा वो किससे जाएगा, 1 से, 13 1 जा 13, फिर 10 बचेगा और 10 के आगे 8 है, मतलब 108 हो जाएगा। तो क्या 108 13 की टेबल में आता है, नहीं, तो डेफिनेटली आपका आंसर 13 भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो 13 भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे 12, तो 12 अगर मैंने यहाँ पे रखा तो आप देख सकते हो कि 12 1 जा 12 हो गया, फिर रिमाइंडर कितना बचा 11, ठीक है। 11 रिमाइंडर बचने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है 8, तो 118, तो क्या 118 12 के टेबल में आता है, नहीं, तो इसीलिए आपका 12 भी आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ओके। अभी लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचा है डी, तो वही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। तो डी आपका जो 17 है वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करके विदाउट एनी सॉल्विंग, विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली आप ऑप्शन मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि 17 जो है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 1 जा 17 और रिमाइंडर कितना बचेगा 6, और 6 के बाद क्या है 8, तो 68, तो डेफिनेटली डायरेक्टली भी डिविजिबल हो जाएगा, 17 4 जा 68। अभी यहाँ पे भी देखोगे आप 17 2 जा 34, ओके, 10 रिमाइंडर बचा 102 हो गया, 17 6 जा 102, ओके। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे 62 है, तो 17 3 जा इज 51 और 11 रिमाइंडर बचा और आगे 9 है, मतलब 119, देन 17 7 जा 119। अभी आप देखोगे कि 14 26 और 37 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है और आपका HCF का आंसर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आगे सॉल्व करके बताया। एग्जाम में आपको स्मार्ट वर्क करके बस इतना ही एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस ये भी ऑप्शन होता ई वाला, तो डेफिनेटली आपको 17 से पूरा चेक करके देखना पड़ता कि 17 कंप्लीट HCF आ रहा है कि नहीं। अगर नन ऑफ दिस नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन है और उसमें से भी आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो कोई जरूरत नहीं आपको इतना सॉल्व करने की, डायरेक्टली आप ऑप्शन डी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम्स में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी बहुत बार आते हैं जो आपके HCF और LCM के कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग HCF ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जो HCF के बेसिस पे जो एप्लीकेशन के सम्स आपके आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके सामने क्वेश्चन आया है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल टाइप का है, इसीलिए हम लोग उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द गर्ल्स सो दैट द 891 बुक्स एंड 729 नोटबुक्स can be distributed among them in such a way that each girl gets the same number of books and the same number of notebooks। अभी इसमें उन्होंने क्या कहा है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है जहां पे मैं 891 बुक्स को और 729 नोटबुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं उसमें, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करने चाहिए, हर गर्ल को सेम नंबर ऑफ नोटबुक्स मिलने चाहिए और सेम नंबर ऑफ बुक्स भी मिलने चाहिए, ओके। इस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अभी इस जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले आपके कीवर्ड पे जाना है। कीवर्ड देखो उसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है, जहां पे भी आपको मैक्सिमम मिलेगा और इस तरीके के क्वेश्चन का टाइप मिलेगा, आपको समझ जाना है वहां पे आपको क्या यूज करना है, HCF का लॉजिक यूज करना है।
तो बेसिकली आपको 891 और ये जो 729 है उस नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है कि इसमें जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो जो आपका आंसर आएगा वही क्या होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे जिनको मैं क्या कर पाऊंगा, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एंड द इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही आपको वहां पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के ही अगर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो आपका डेफिनेटली लॉजिक किसका आएगा, HCF का लॉजिक आएगा। ठीक है, एलसीएम किस लॉजिक में यूज करना है वो हम लोग जब एलसीएम के क्वेश्चंस लेंगे एप्लीकेशन बेस के तब हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक आप इतना याद रख लो कि जो भी आपका मैक्सिमम नंबर के कॉन्सेप्ट पे ऐसे समझाते हैं तो उसके लिए आपको HCF का ही लॉजिक यूज करना है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 891 और 729 ये जो दो नंबर्स है उनके आपको HCF फाइंड आउट करने, तो वही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर है आपका 891, दूसरा नंबर है 729 और आपको पहले से ही पता है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नंबर्स देख के पता चल गया होगा कि एक है 891 और दूसरा है 729 और हम लोगों को सबको पता है 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, मतलब डेफिनेटली वो क्या है, 9 का मल्टीपल है। ओके, लेकिन हम लोगों को ये चेक करना है क्या 891 भी 9 का मल्टीपल है, तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं। 8 9 17, 17 and 1 18, तो डेफिनेटली वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो 9 तो डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, अगेन 8 एंड 9 9 जा 81। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो देखो 9 8 जा 72 एंड 9 1 जा 9। ठीक है, तो बहुत इजीली हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे फिर से आपको स्मार्ट वर्क करना है, राइट, कि यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो 9 के मल्टीपल्स में है, वही आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। अभी देखो ऑप्शंस में ए तो है 91, क्या 91 9 का मल्टीपल है, नहीं, ए आपका एलिमिनेट हो चुका वहीं पे। ठीक है, बी अगर आप देखोगे तो 98 है। ओके, अभी आपको पता है कि 98 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं, तो 98 भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अभी दो ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, सी और डी। सी है 72, डी है 81, और अगर आप देखोगे अच्छे से नोटिस करोगे दोनों के दोनों क्या है, 9 के मल्टीपल्स है, तो इस केस में आपको आगे जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही 9 का मल्टीपल होता तो हम लोग वही आंसर मार्क कर देते। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग आगे जो है वो सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 99 और 81, इनमें क्या कॉमन है, अगेन 9 कॉमन है, क्योंकि 9 11 जा एंड 9 9 जा। ठीक है, अभी इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 11 और 9 में कुछ भी कॉमन आता है क्या, नहीं, तो यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। तो आपके दो फैक्टर्स कौन से बने, 9 और 9, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, यस, दैट शुड बी 81 एंड नॉट 72। तो पहले दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके थे, 72 भी एलिमिनेट हो गया, और लास्ट का आपका जो ऑप्शन डी है वो आपने एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया, दैट विल बी 81। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एप्लीकेशन बेस पे, उस पे सिर्फ आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर मैक्सिमम नंबर है और स्टेटमेंट आपको फेमिलियर लग रहा है कि इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो डायरेक्टली आपको HCF उन दो नंबर्स का निकाल लेना है और इस प्रॉब्लम्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अगर आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली थ्रू आउट द एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपके माइंड में फिट बैठ जाएगी कि जो टाइप है वो देख के आपको डायरेक्टली एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ सम था HCF के लॉजिक का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग एक लास्ट सम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके HCF के कॉन्सेप्ट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट टाइप का एग्जाम्पल है, तो आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपके सामने है और स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आया होगा इसमें क्या करना है। तो सिमिलर टाइप का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा सिर्फ उसमें यूनिट्स का जो है वो लॉजिक आपको चेक करना है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, देन 2 मीटर 59 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 69 सेंटीमीटर इज हाउ मच। ओके, तो सेम आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बोला है, मतलब मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे HCF का ही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, बस आपको वो जो तीन आपको नंबर्स दिए हैं उसको सही तरीके से कन्वर्ट करके उनका HCF जो है वो निकालना है, तो आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेट सर्विस, जैसे कि MPSC स्टेट सर्विस होता है, उसमें भी ये जो आपका CSAT का पेपर होता है इसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसीलिए आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा होगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको बोला है, तो क्लियर सी बात है HCF फाइंड आउट करना है।
अगर अभी सवाल ये है कि कौन से नंबर्स का करना है, तो देखो 7 मीटर 40 सेंटीमीटर ये आपको हाइट दी हुई है, ठीक है। तो कन्वीनियंट ये है, हम लोग अगर होल नंबर्स का मतलब इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। तो इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, सेंटीमीटर्स के टर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर मीटर के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। हम लोगों को कन्वीनियंट क्या होता है सॉल्व करना, जो हम लोगों के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, मीटर में नहीं, उसको पूरे के पूरे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप सबको पता है कि 7 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, यस, 1 मीटर जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर्स होता है। तो इसीलिए जो 7 मीटर होगा वो क्या होगा, 700 सेंटीमीटर्स होगा। और उसमें और आगे क्या लिखा है, 40 सेंटीमीटर्स, मतलब टोटल कितना हो गया, 740 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वो मैं एक नंबर लिख दूंगा जो मुझे मिल गया, दैट इज 740, ओके। अभी जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी मैं इसी तरीके से कन्वर्ट करते जाऊंगा। जैसे कि 2 मीटर 59 सेंटीमीटर बोला है, तो क्लियर सी बात है उसका कितना हो जाएगा, 259। और सेम फॉर द थर्ड बोला है आपको 13 मीटर एंड 69 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो उसका भी कितना हो जाएगा, 1369। तो बस आपको यही चीज़ एक्स्ट्रा करनी थी, बाकी आपको जो सेम आपने जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया है फोर्थ वाला, वैसे ही ये भी आपको करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इससे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा फैक्टर आएगा, तो आप डेफिनेटली ट्रायल एंड एरर मेथड से जा सकते हो। जो ऑप्शंस है वो एक एक करके रखो और देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों को डिवाइड कर पा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो ए अगर हम लोग जाएंगे तो ए है 15। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 15 रखूंगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 15 3 जा तो कितना होता है 45। तो डेफिनेटली थोड़ा छोटा नंबर है आपका। यहाँ पे क्या है 74, आपको 74 को कट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 15 अगर यहाँ पे है तो पहला कट किससे लगेगा, यस 4 से लगेगा, 15 4 जा 60 और बचेगा कितना रिमाइंडर 14, दैट इज 14, ओके। और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है 0, तो क्या आ जाएगा 140। तो क्या 140 15 के टेबल में आता है, नहीं। इसका मतलब 740 डिविजिबल होगा क्या 15 से, नहीं। तो 15 आपका ऑप्शन क्या हो गया, वहीं पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अभी सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला है 25। तो अगर आप 25 से फिर से डिवाइड करने चले गए तो 25 2 जा हो जाएगा 50, फिर 24 रिमाइंडर बचेगा और उसके आगे 0 मतलब 240। तो 240 आपका 25 से कभी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है 25 भी आपका ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो 35। अगर मैं 35 से इसको डिवाइड करता हूं तो देखो 35 2 जा होता है 70, देन 4 रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है और आगे है 0 मतलब 40 आएगा। तो क्या 35 40 को कट कर पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 35 के टेबल में वो नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपके ABC तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और लास्ट आपके पास जो ऑप्शन बचा है वो कौन सा है, डी, दैट इज 37 सेंटीमीटर। तो उसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको देखो 4 ही ऑप्शंस दिए, उसमें से 3 तो आपने एलिमिनेट कर दिए। तो लास्ट जो आपका डी है 37 सेंटीमीटर वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको कट करके सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर लास्ट में 37 ही आएगा। मतलब ये तीनों जो है वो 37 से डिविजिबल हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी आपका कॉमन नहीं आएगा। तो इसीलिए 37 जो है वही आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन जो डी है वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड सम्स आते हैं वो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है और उसमें आपको कीवर्ड याद रखना है। जहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल या मैक्सिमम ऐसे कीवर्ड यूज किए वहाँ पे आपका HCF का ही लॉजिक यूज होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। और इस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको बड़े नंबर्स का पता नहीं चल रहा है कि कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली ट्राई एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप ऑप्शन वहाँ पे रख के देख सकते हो, वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों डिवाइड होने चाहिए। तो अगर एक भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेट अवे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने जो HCF के अलग अलग टाइप्स के सम्स आपके आ सकते हैं वो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस किए। अभी हम लोग जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग LCM का कॉन्सेप्ट और LCM के बेस पे भी जो आपके सम्स आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही में अगर आपने अभी तक IIKD के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हो। और अगर आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबा के आपको रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे।